7 दिनों में हो सकती थी, इसको हम लोगों ने पूरा कर लिया। 1 घंटे में मैं ये चाहता हूँ कि तो अगर ये ट्रांसमिशन होना है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में कुछ ध्यानाकर्षण करा देता हूँ। वो आपके अभ्यास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो परिमार्जन होना है, ये जो विकास करना है ना, इसका प्रक्रिया क्या होगा, इस पर बात करना चाहूँगा। तो इसको देखते जाते हैं तो 2 लेवल पर बात करने की जरूरत है ना। लेवल ऑफ इंडिविजुअल, लेवल ऑफ तो इंडिविजुअल की तरह हमको क्या करना है, ठीक है ना। इंडिविजुअल में ट्रांजिशन हो जाए, हमारे में ट्रांजिशन हो जाए, उसके दृष्टि से क्या करना है, एक इंसान और पूरे सोसाइटी में ये ट्रांजिशन प्रोसेस शुरू हो जाए, उसके लिए क्या करना है, ये 2 मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। ठीक है ना, दोनों जरूरी है। अगर शुरुआत करने की दृष्टि से देखें तो कोई भी चेंज ये अगर शुरुआत करेंगे तो इंडिविजुअल से शुरू होना जरूरी है। इंडिविजुअल में आ जाए वो चेंज, है ना, तो फिर समाज में, है ना, परंपरा में आ जाए, ये भी जरूरी है। नहीं तो हर आदमी को फिर से मेहनत करना पड़ेगा फ्रेश। जैसे अभी क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारा डंप हो गया आपके अंदर, इधर से उसको क्लियर करने में आपको बहुत मेहनत करनी है। अन्यथा क्या काम है, इतना ही तो है कि हमको समझ में आ जाए, उसका भाव बन जाए, वैसा जीना हो जाए। अब ये छोटे बच्चे के लिए तो बहुत सहज है, बच्चा पहले से इसको स्वीकार कर शुरू करता है। तो बच्चे के लिए क्या मेहनत, आपके लिए मेहनत है, क्यों? क्योंकि आपने इसके विपरीत बहुत कुछ अपने में इकट्ठा किया। तो अगर समाज में आ जाए वो काम, परंपरा के रूप में हो सकता है। हम भी तो बच्चे थे, जब हमने बचपन में इस चीज को सहज स्वीकार कर लिया था अच्छी तरह से, इनोसेंटली, तो फिर ये चीजें फिर कैसे वापस आ गई हमारे अंदर हो गई? तो मैंने उदाहरण बताया था। आप जब आपके घर में कोई बच्चा आता है, छोटा बच्चे को अगर देखिए, आपके घर के बच्चे को, तो आपका बच्चा उसके साथ, है ना, सम्मानपूर्वक ही प्रस्तुत होता है, उससे बात करना चाहता है। आप उसको ट्रेनिंग देते हैं, ये मेहरी का बच्चा, इससे बात है ना, ये हमारे मित्र का बच्चा, इससे बात है। अच्छा, वो आपकी बात क्या वहां से शुरू करेगा, या तो आपकी बात को सही ना माने, आप पे डाउट से शुरू करेगा, या आपका विश्वास से शुरू करेगा। वो आपका विश्वास से शुरू करता है, आपने तो वहीं से उसको अंतर विरोध में डाल दिया। क्यों बोलेंगे? नहीं, इस बात को अगर करने के बाद नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, आपको पता है कि नहीं? अगर आपको पता है क्या कि चाहे वो मेरी का बच्चा हो, चाहे हमारे मित्र का बच्चा हो, बच्चे को तो उसके साथ सम्मानपूर्वक जीना ही सहज स्वीकार। ठीक, तो आप उसको सम्मानपूर्वक प्रस्तुत होने से थोड़ी रोकेंगे। अगर उस बच्चे में कोई अभ्यास गलत है, ठीक है ना,
तो उस अभ्यास पर बात करेंगे उससे कि भाई ये अभ्यास तुमको ठीक लगता है कि नहीं। अभी देखिए जैसे तवा है ना, तवे में आपने हाथ रख दिया, उंगली रख दी तो फफोला हो जाता है। अब आप कहें तवा खराब है, तवा को हाथ में लगाइए, तवा खराब नहीं है, तवा का काम यही था, रोटी डालते तो रोटी खुला देता, आपने उंगली रख दिया, उंगली खुला It is scientific precaution is better than cure. When we know the things, with our ages of experience and all, that this thing has to be taken the precaution. Why we should not inform the next generation which is upcoming, who is not doing anything, that this is the precaution you have to take care, despite treatment in. नहीं प्रिकॉशन वही कह रहा हूँ। This is a hot tava और मेरी का बच्चा। वही ये जो प्रिकॉशन आप लेते हैं, उस प्रिकॉशन में आपको कुछ भी क्लियर नहीं रखते कि मुद्दा क्या है। बच्चे के साथ सम्मानपूर्वक प्रस्तुत ना होना या मैत्री न करना ये मुद्दा है, या बच्चे में कोई खराब आदत हो सकती है ना, उसको इमिटेट ना करे, ये मुद्दा है। आप क्या करते हैं, इमिटेट करने वाले मुद्दे को तो हाईलाइट कर नहीं पाते बच्चे के साथ, वो जो ठीक से प्रस्तुत हो रहा है मैत्री उसको बाधित कर रहे हैं। देखिए आपकी हालत खराब है, मुख्य बात उसको ठीक करना जरूरी है। सर हम बच्चे को कहेंगे कि ये गलत बात है तो कैसा गलत बात है, क्या गलत बात है, क्या हालत तो इसलिए आप समझाना पड़ेगा। वही है, देखिए क्यों नहीं आप कर सकते बच्चे को स्पष्ट, है ना। जैसे अभी यहाँ 7 दिन में इतनी सारी बातें हुई ना, और बच्चा तो जिस तरह के प्रश्न आप पूछते हैं उस तरह के 5 प्रश्न बच्चे नहीं पूछता है। बच्चा 3-4 साल का एक बात जान जाता है, इन चीजों को तो 2-3 साल के बच्चों को बता दिया जाता है। वही कह रहा हूँ, तो 2-3 साल के बच्चे के थोड़ी पूछे को बताया क्या गलत है क्या सही है। बहुत मीनिंगफुली डायलॉग हो सकता है ना। हम समझ के साथ जब डायलॉग करने जाते हैं तो बहुत आसान है। बड़ों के साथ जितना डायलॉग करना आसान है, उससे अधिक आसान है बच्चों के साथ करना। क्योंकि मैंने पहले यही बताया था कि बड़ों को आप बच्चे को ये पूछे कि भाई विश्वास है स्वीकार है, विश्वास है स्वीकार है, तो सीधा कहता है विश्वास है स्वीकार। बड़े से पूछिए वो खूब चक्कर लगाता है, उसके बाद कहता है विश्वास है स्वीकार। तो चक्कर इसलिए लगा रहे हैं कि अभी तक का जो उसका मान्यता है ना, उसका जो वो है, उसके कारण जो अपनी पोजीशन बना रखी है, जो मठ बना रखा है, उस मठ का चक्कर लगाता है वो कि अगर कहें विश्वास है स्वीकार है तो हमारा मठ न फंसे, तो पहले उसका चक्कर लगाए तो उसको प्रोटेक्ट करता है, फिर कहता है विश्वास है स्वीकार। बट ये जो बट का वाला वो फिर चक्कर लगाना है। इसलिए अपने को पता है जब बट कहता है ठीक है भैया अपना बचा लो, बट अपने को क्या बात है, अपने मत से लेना देना नहीं जा रहा है ना। इतना वो मेहनत करता है, बड़ा आदमी है ना। बच्चे के साथ इतना मुश्किल नहीं है, बच्चे के साथ सीधे बात हो सकती है। हमको खुद अलर्ट रहने की जरूरत है ना। हम अपने जो कंडीशनिंग हैं उसको हमने अपने अधिकार पे जांचा नहीं है ना, उसके आधार पे हम खुद परेशान हैं और बच्चे को परेशान करने लगे। उसको ठीक से जांच कर करिए, उसके प्रति बहुत अवेयर होने की जरूरत है। इसलिए लिखा है पहले एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, यहीं पे काम होना है बहुत। तो यहाँ पे क्या काम होना है इस पर बात कर रहे हैं, और समाज के स्तर पर क्या काम होना है इस पर बात करेंगे ना। यहाँ पे क्या होना है इस पर जब बात करने जाते हैं, 3 चीजें इसमें है। एक काम तो ये सही समझने का काम, सही भाव सुनिश्चित करने का काम और सही जीने का। एक स्टेप ये, ठीक है ना। तो क्या क्या करेंगे इसमें, जो सही का प्रस्ताव है या जो भी प्रस्ताव आया सही का, स्वयं के अधिकार पर जाना,
तो ये सहज स्वीकार है कि नहीं, इसको जांच लेंगे, है ना। और इसमें जी को रुपये तृप्ति मिल रही है कि नहीं, इसको जांच लेंगे। उसके लिए इतना सारा, तो एक तो ये करने का काम, दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है, दूसरा काम है सजग होना। इस बात पर सजग होना, अपनी जो भी इच्छा विचार आता है ना, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है इसके प्रति सजग होना, क्योंकि जो भी गलती होती है वो यहीं से शुरू होती है ना। यहाँ कुछ रिवेंज का एक फीलिंग आ गया, वो फैल के यहाँ बाहर दिखता है, ठीक है। विरोध का भाव आ गया, कंपटीशन का भाव आ गया, है ना। कुछ भी पहले तो यहीं शुरू होता है, फिर फैलता है, फिर यहाँ फैलता है, फिर व्यवहार कार्य में, ठीक है। तो इसके प्रति सजग होना। अभी तो वही बेहोशी में चलते हैं, टेक ऑफ कर जाते हैं, पता भी नहीं, फिर लैंड कर जाते हैं, वही पता नहीं, ठीक है। हर क्षण सजग होना। ये एवरी मोमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस क्षण की अवेयरनेस नहीं रहेगा, है ना, यहाँ कुछ फैलना शुरू होगा, ठीक है, इधर बाहर निकलेगा। यही तो हो रहा है। यहाँ कुछ भी फैलेगा, यहाँ बाहर निकलेगा, है ना। आपके दिन में तो गुस्सा करना नहीं चाहता था, क्या करें, गुस्सा हो गया, वो नहीं किया, गुस्सा आपने किया, उस करने का कुछ यहाँ से काम पहले चला, वो बाहर निकला, वो नहीं गया, आप दूसरे के कारण हो गया, दूसरे की तरफ से कुछ सेंसेशन आया होगा, नहीं हुआ, ठीक, वो यहाँ आकर यहाँ प्रोसेस हुआ, फिर वापस नीचे आया है, हो गया नहीं, आपने गुस्सा किया, ये जिम्मेदारी तो स्वीकारना पड़ेगा। तो भी अभी बाहर आया, गुस्सा हुआ, है ना, ये हो नहीं गया, आपने गुस्सा किया, दूसरे के कारण गुस्सा आ गया, ये दूसरे के कारण नहीं आया, दूसरे के कारण कुछ सेंसेशन का इनपुट आया था, आपने गुस्सा किया, है ना, वो सब यहाँ पे हुआ ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है गुस्सा। मच्छर काटता है, मच्छर का मारते, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, गुस्सा आना तो नहीं है। तो जिस क्षण भी सजग नहीं होंगे उस क्षण कुछ ना कुछ घटेगा, फिर बाद में आप पश्चाताप करते रहेंगे। तो पहले तो गलत किया उसका दुख, बाद में पश्चाताप करते रहेंगे उसका दुख, अगली बार फिर गलती करेंगे उसका दुख।
है ना, कसम खाता हूँ। अरे भाई तुम्हारे को होश ही नहीं है, कसम खाने का क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो कसम भी तो भगवान ही खाते हैं उसे ज्यादा। वो ऑब्जेक्ट कर नहीं सकता। वो आपकी हालत वैसे ही है दिन के। एक दिन भूकंप आया रात को, तो सुबह उसके मित्र ने कहा कि मुल्ला पता चला भूकंप आया था। भूकंप आया था तो पता नहीं, अरे हमारे रात में खा पी रही थी, भूकंप काफी तेज था, पूरा हिला था, घर हिला था, खा पी रहे थे। तो उसको लगा कि कम से कम सोते समय खाट पहले तो पता चला होगा। बोला नहीं, अच्छा क्योंकि ऐसा भी होता है खाट नहीं मिलती रात। अब मुल्ला की समस्या क्या है, रात के सोते हैं रोज, तो ऐसी रात से खाट मिलती रहती है। अब आप इतनी बेहोशी में चल रहे हैं, आप कसम खा लेंगे। अब आपके कसम का क्या वैल्यू है? होश में कर रहे होते तब तो ठीक है कि भाई ऐसा नहीं करेंगे, कसम खा लिए। होश ही नहीं है, पूरे समय हिल रहा है। वो तो ये सब हम पे एप्लीकेबल हो आधी सबसे पहले अपने कोई तो हंसता है, दूसरे पर बाद में हंसता है। हंसलेगा तो आदमी बन जाएगा सीधे सीधे। ये तो कह रहे हैं ना कि अभी कसम खा लिया, मिलेंगे डुलेंगे नहीं, है ना? वो कोई ऐसा थोड़ी है कि आप बहुत निर्णय पूर्वक हिलडुल रहे हैं। तो कुछ हो रहा है अंदर, कुछ बाहर निकल रहा है। इसीलिए हर क्षण सजग होने की जरूरत है ना, होश में आ जाए, है ना? ये जो प्री कंडीशनिंग का नशा है ना, ये सब डंप हो गया आप, इस पे आप हमेशा इतने ढूंढते रहते हैं। वो अभी कभी शराबी को चलते हुए देखें तो पूरा रोड कवर करता है इधर से। ड्राइव करते हुए देखा है दिल्ली में, वहाँ पर ड्राइव करते हैं कोई नहीं करता। वो सीधे रास्ते एक रुपया नहीं पड़ता उसका। तो सारा रास्ता उसकी मिल्कियत होता है, जब तो सारा तो चलेगा नहीं तो सेटिस्फेक्शन कैसे होगा? हाँ, अब आप कसम खा लें सीधे रास्ते चलेंगे, लेकिन उसकी भी क्या कंसिस्टेंसी करेंगे? होती है, हैं? काफी कंसिस्टेंट होती है। जितना 4 कदम लेफ्ट 4 कदम राइट। अब देखिए ये ऊपर से है ना, बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। कम से कम कंसिस्टेंट तो है। वैसे आपको एक्सपीरियंस बहुत है, 4 कदम लेफ्ट, 4 कदम आपने बहुत जल्दी समझ लिया कि मुझे एक्सपीरियंस है। इसलिए दूसरा काम तो जरूरी है, अवेयरनेस एवरी मोमेंट। जिस मोमेंट भी आपका अवेयरनेस हटेगा, है ना, उस क्षण जो इच्छा विचार आता है, अगर वो प्री कंडीशनिंग से आई है ना, तो कुछ भी गड़बड़ होगा, है ना? तो एवरी मोमेंट का मतलब एवरी मोमेंट, उस लेवल का अवेयरनेस चाहिए। और ये आपको ही काम करना है, अपने लेवल पे काम करना है, बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल का काम है। पहला वाला भी इंडिविजुअल लेवल का काम है। ये जितना सही का प्रस्ताव सामने रखा गया है, उसको अपने अधिकार पर जांच कर देखिए, वो आपको सहज स्वीकार है ना, उसमें जी कर देखिए वो कैसे होती है कि नहीं। ये दोनों आप काम करेंगे तो आप उसके प्रति आश्वस्त हो जाएंगे, वो धीरे धीरे रास्ते में आने लगे। अब आपकी कल्पनाशीलता जो है उस इस समझ से चलनी शुरू होगी। तो सबसे अच्छा काम, महत्वपूर्ण काम, पॉजिटिव काम तो यही है, ठीक है ना? तो मुख्य तो यही करने का काम है। लेकिन बीच बीच में एक्सीडेंट्स होते हैं, आपको परेशानी होती है कि एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, मैं तो सही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सही जीने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? वो एक्सीडेंट इसके कारण हो रहे हैं। ये पहले का जो इच्छा विचार आशा का एक रिलेशन है, आपका संस्कार जिसको कहा,
है ना, ये जो समेशन आपने इकट्ठा कर रखा है, इसमें से कुछ भी एक्टिव होता है ना, उसके आधार पर इच्छा का रास्ता हो जाती है, उसके आधार पर व्यवहार किया जाता है, तो आपको लगता है एक्सीडेंट हुआ। वो ऐसे नहीं हो गया है, इसलिए हुआ है क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड है हमारे, ठीक है, इसलिए उसके प्रति सजग होना जरूरी है, उसके प्रति अलर्ट रहना जरूरी है। तो अभी अलर्ट होना पहला पार्ट है, इसका भी मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, अलर्टनेस अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। एक बार अवेयर हो गए फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे कि ये हमको सहज स्वीकार है नहीं, ठीक है ना, ये मानवीय मूल्य की श्रेणी में आता है नहीं आता, तो यही सब हमको सहज स्वीकार है। इसकी श्रेणी में आता है तो इसको करेंगे, इसकी श्रेणी में नहीं आता तो नहीं करेंगे। तो तीसरा काम, वैल्यूएट जब करने जाएंगे तो जो मानवीय मूल्य है उनके आधार पर करेंगे। और उससे जब ये सब तय कैसे किए थे, ये तो सबसे स्वीकृति के आधार पर जान के तय किए थे, तो सीधा सीधा भी जान सकते सहज स्वीकार है कि नहीं। अगर सहज स्वीकार है तो सही है, उसकी निरंतरता होगी, सहज स्वीकार नहीं है तो विधा होगा। ये तीन करने का काम, और ये तीनों काम अपने ऊपर ही करना है, ठीक है ना। एक तो जितना सही का प्रस्ताव है उसको अपने अधिकार पे जांचना है, अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांचना है, उसको जीने में हुए कृति के आधार पर जांचना है। मुख्य काम तो यही है ना, ये ऐसा काम है जो निरंतर चलने वाला काम है। जांच लिया, समझ लिया, उसके आधार पर जीने का काम चलता ही रहेगा, कंटिन्यूटी। दूसरा भाग सजग होना है, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके प्रति सजग होना और हर क्षण सजग होने की आवश्यकता। तीसरा काम, ये जो चल रहा है वो सहज स्वीकार है कि तो किसी के प्रति विरोध का भाव आया, पूछ लीजिए विरोध का भाव सहज स्वीकार नहीं। अगर विरोध का भाव सहज स्वीकार है, ठीक है ना, तो उसकी निरंतरता होगी। अगर विरोध का भाव सहज स्वीकार नहीं है तो या तो ड्रॉप हो जाएगा, या कम से कम उसकी जो वो थी ना, स्ट्रेंथ थी, वो कम हो जाएगी, दम निकल जाता है उसमें। फिर अगर आप विरोध कर भी रहे हैं तो बहुत मिमियाते घंटे करते हैं, करज के करज अभी तो उसको बड़ी उपलब्धि मानते, दूसरे को मैनिपुलेट करने जोर से लग करते हैं, अरे तरीके से आप करते हैं। अभी ये समझ में आ जाएगा कि देखो मैनिपुलेशन करना क्या ना, ये दूसरे को छल रखना, ये तो सहज स्वीकार है, दूसरे का सहयोग करना सहज स्वीकार है। ये क्या कर रहा हूं मैं, तो अब अगर आप कंटिन्यू भी करेंगे ना उसको, उसमें दम नहीं रहता, दिखता है कि ये निरर्थक है
है ना, ये मानवीय तो नहीं है, हमारे सार्थक तो नहीं है। अब किसी का अपमान करने की सोचते हैं आप, दिखता ही है, इसका शिकार नहीं है ना, तो जितना सोचिए आप अपमान कर सकते हैं। अब देखिए ना, 10 बार नाचता बच्चे को जो है डांटेगा, फिर थोड़ी देर फिर डांटेगा, फिर थोड़ी बार डांटेगा। भाई ठीक है, डांट लिया, हो गया, अपमान खत्म हो गया, क्यों बार बार करते? अभी तो पहली बार ही पता लगता है कि अपमान का भाव आया, वो बीज है ना, फिर वो फैलेगा, ये उसका बीज है, फिर यहाँ फैलता है ना? फिर आप फल फूल निकल कर बाहर आता, अभी बीज का ही पता लगता है कि ये तो सहज स्वीकार नहीं है। तो या तो समझ आता वही रुक जाता है, या कम से कम छीन हो जाता है ना, यहाँ फैलते फैलते कमजोर हो जाता है, यहाँ फैलते फैलते कमजोर हो जाता है, यहाँ आते आते तो बहुत ही कमजोर हो जाता है। तो अब आप जो विपरीत भाव लाते थे, विरोध का भाव लाते थे, उसका अगर ठीक से जांच हो गया, सहज स्वीकार में ऐसा दिख गया, तो या तो खत्म हो जाएगा या छीन हो जाएगा। इसी को सेकेंडरी काम ये कर सकते हैं कि ये जो मूल्यों की बात हुई है इसके आधार पर जा सकते हैं, इसी को मूल्यांकन कहा है। अगर अविश्वास का भाव आया है तो बताया विश्वास का भाव सहज स्वीकार है, ये अविश्वास है, अविश्वास का हमको सहज स्वीकार नहीं, ये मानवीय मूल्य नहीं है ना, इसलिए इसके लिए अपने को क्या करना काम है, ठीक है, आ गया नहीं से दम को क्या आया होगा, है ना, कहाँ उसका हिसाब रखना, अपने को सहज स्वीकार नहीं है पता, दिख जाए तो विदा हो जाएगा, उससे विदा नहीं भी हुआ है ना तो छिन्न हो जाएगा। ये 3 काम करना है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, नहीं यही करने का काम, ये करना शुरू करते हैं हम तो अपने में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होना है वो शुरू हो जाता है, वो दिखने लग जाता है, अपने व्यवहार में दिखता है, अपने कार्य में, सबसे पहले अपने विचार में दिखता है। विचार वाला भाग है वो दूसरे को नहीं दिखता, आपको तो दिखता ही है ना। इसीलिए वो जो मूल्यांकन पत्र लिखा है उसमें विचार में क्या परिवर्तन, समझ में क्या आया, विचार में क्या परिवर्तन हुआ, व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, कार्य में क्या परिवर्तन। मोबाइल पर शाम अपने पास में डिटेक्टर है डिस्टर्बेंस था। ठीक है, ये तो अभी जब हम सोचते हैं ना करना क्या आगे, यहाँ के बाद क्या करना है, तो ये जब आप करते हैं जितना जितना आपका परिमार्जन होने लगता है, जितना जितना आपका विकास होने लगता है, वही इवोल्यूशन का मतलब ये है। हम लोग तो इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। सेल्फ इवोल्यूशन पहले भी नहीं लिखा है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, रिवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, कोई आंदोलन की बात नहीं करें। आदमी अपनी सहज गति में आ जाए, स्वाभाविक गति में आ जाए, आंदोलन तो अपने आप में आवश्यक गति नहीं। ये जो रिवोल्यूशन है, जिसके लिए रिवोल्यूशन कर रहे हैं वो लोग तो आवश्यक गति में है। आप उनके विरोध में आंदोलन करते हैं, आप भी आवश्यक गति में ही। तो रिवोल्यूशन की नहीं, इवोल्यूशन की जरूरत है। ये सेल्फ इवोल्यूशन का मतलब है, ये प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवोल्यूशन। और ये ज्यादा मेहनत का काम है, ये दूसरे को बदलना आप शुरू कर देते हैं, खुद को बदले नहीं रहते। खुद की हालत खराब है, ठीक है ना, दूसरे को ठीक करने जाते हैं, कुछ ठीक होता नहीं। उसके इतने सीरियस रिप्रिकॉशंस हुए हैं, जो एक उदाहरण है, जैसे आसाम का एक आंदोलन हो, तो उससे परिचित है। तो स्टूडेंट्स मूवमेंट था, असम गण परिषद के नाम से, काफी साल चला,
और पूरे लोगों को एजिटेट कर दिया उसने। और वो एक ऐसा आंदोलन है जो चला, ठीक, और सफल भी हुआ, जिसको सफलता कहते हैं, और उसमें पावर ट्रांसफर भी हो रही। इस हद तक गया कि फाइनली उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आया, 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा है, 2/3 एब्सोल्यूट होना तो 1/2 से ज्यादा होता, 2/3 मेजोरिटी से आया। इसका मतलब लेजिस्लेशन को भी चेंज करने का कैपेसिटी है, सिर्फ इतना ही नहीं कि लेजिस्लेशन के तहत करने का काम, ठीक है ना। 2/3 मेजोरिटी से आए थे, तो वो चाहते तो जो बेसिक रूल्स भी बने हुए हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी पॉसिबिलिटी है स्टेट के लिए, है ना, वो सब कर सकते थे, ठीक। और सत्ता में भी रहे 5 साल, ठीक है। ये जो प्रफुल्ल महंता थे मुख्यमंत्री बने, ठीक है ना, फाइनली उनको हटाया गया, और उन्हीं सब चादरों के लिए हटाया गया जिसका विरोध कर रहे थे पूरे से, जहां से आंदोलन शुरू हुआ। क्या हो गया, आंदोलन कर रहे, दूसरे को बदलना चाह रहे, अपने को बदले नहीं है, अपनी हालत तो खराब है, ठीक है ना। अभी तक अवसर नहीं मिला था, अभी अवसर मिला, आप भी वही करने लगे। इसलिए यहाँ काम करने के पहले यहाँ काम करना जरूरी, ये ठीक हो जाए तो इधर काम करें। किस चीज की कमी है फिर सर? अंडरस्टैंडिंग की कमी है, क्योंकि करेज तो जरूर है, बहुत सारा करेज है भाई, तो इसीलिए एक नंबर सेल्फ का पहले ठीक होना, अंडरस्टैंडिंग की वजह से समझना, सही समझना, इसीलिए पहले नंबर पर वही लिखा है। इसके बिना क्या काम होगा, इसके बिना तो ये दोनों कभी कोई बहुत परफेक्ट नहीं निकलता। देखिए वो एक ऐसा आंदोलन है जिसको अभी सफलता मानते हैं, वो हर दृष्टि से सफल है। फिर आप रोते रोते हैं कि हमारा पॉलिटिकल पावर नहीं था इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए आंदोलन वाले पॉलिटिकल पावर भी था, एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी थी, कुछ भी ऐसा अभाव नहीं था जिसके कारण नहीं कर सकते, समझ का अभाव था, बस नहीं। और वो बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद उस स्केल का मूवमेंट ही होना बंद हो गया। उसके बाद क्या मूवमेंट सही देश में लग गई, नहीं कि वो सफल नहीं हुआ, उसका रिपरकशन ये है पहला एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, कितना होना ठीक है कि नहीं, इसको देख लीजिए, ये करने का काम। ये तो हर दिन का, हर क्षण का काम है। ये हो जाए तब दूसरा काम है समाज के ऊपर का, ठीक है।
समाज के स्तर पर जो करना है उसका विवरण ये। तो बच्चों के लिए जो काम है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला काम है पीपल्स एजुकेशन, लोक शिक्षा। देखिए, शिक्षा संस्कार का काम करने जाएंगे, उसके पहले शिक्षा संस्कार का काम करने वाले लोग तो चाहिए, है ना। ऐसे शिक्षक चाहिए जो शिक्षा संस्कार का काम कर सके, और ऐसे अभिभावक चाहिए जो अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देने को तैयार है कि नहीं। और जो शिक्षा के बारे में निर्णय ले रहे हैं, जो शिक्षा के बारे में निर्णय ले रहे हैं, वो ऐसे लोग चाहिए जो सही शिक्षा संस्कार को समझ गए हैं, तभी इसके पक्ष में निर्णय लेंगे। इन तीनों को सुनिश्चित करने के लिए लोक शिक्षा। है ना। तो अगर हम समझ रहे हैं, समझदारी पूर्वक जी रहे हैं, ये व्यक्तिगत स्तर पर काम करना है ना। जो अभी तक की नासमझी में मान्यता थी उसका आकलन कर रहे हैं, उसके प्रति सजग हो रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, एक अपने स्तर पर काम कर रहा है। इसके साथ लोक शिक्षा का काम करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ जो काम हो रहा है लोक शिक्षा का काम, ये ठीक है कि इसका संदर्भ शिक्षा संस्कार में लाने के दृष्टि से है, लेकिन आपका जो शिक्षा संस्कार का समय था वो तो निकल गया।
बिना समझे बड़े हो गए, काम तो करने पड़ेगा। किताब के ऊपर आपने हम लोगों को फोटो से मिल रहा है। वो आप ही है। ऐसे आप बार बार वही क्वेश्चन में ये आप बैठते ही हैं, है। आप कई बार दूसरे क्वेश्चन में बैठते हैं हमेशा। ऐसे सोचते हैं। वो हम सबका पिक्चर है। देखिए क्या है, इसलिए पूरी जो चर्चा है ना, सब हमारे आपके बारे में किताब में जो लिखी गई वो पूरा उसी तरह से लिखी गई है, जिम्मेदारी से लिखी गई है। अगर आप तो ध्यान देंगे ना, पूरे किताब में शुरू की कोई भाषा नहीं, डूज एंड डोंट्स की कोई भाषा नहीं है ना, है आप अध्ययन करते है ना। ऐसा हमको शायद स्वीकार है कि जांच परख करने कोई छूट नहीं है, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं। और जितनी भी बात है वो हमारी आपकी बात है, उसमें हर बात यूनिवर्सल है। उसको कम से कम 5 बार जो है उसका रिवीजन किया गया है कि है ना, ये शुड या डूज एंड डोंट्स है ना, और इस तरह का जो कुछ भी है या कोई प्री कंडीशनिंग उसमें ना रहे, वो जिम्मेदारी का काम है। संप्रेषणा जब करते हैं ना तो भी थोड़ा आसान है, जैसे मैं अभी आपसे बात करूँ, इसमें कितनी आसानी है कि अगर मैं कुछ ऐसी बात कहूँ है ना जो आपको समझ में नहीं आती, आप उससे वापस पूछ सकते। अगर कोई ऐसी बात कहूँ जो सही नहीं है, आपको सही नहीं दिखता है, आप उससे वापस पूछ सकते। प्रकाशन का जो काम है ये ज्यादा जिम्मेदारी का काम है, तो किसके पास जाएगा ये पता नहीं, जिसके पास चला गया वो आपसे संपर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वन साइडेड पता नहीं। और ये सबसे जिम्मेदारी अपने में महसूस होती है ना, उसको समझदारी के साथ जिम्मेदारी के साथ देख रहे हैं तो ये सब ध्यान में रहता ही। तो लोक शिक्षा का काम, और ये ऐसा काम है जो अपने आप शुरू हो ही जाता है, जितना आपको समझ में आने लगता है उतना है ना आप शुरू कर देते हैं। जो बदेरिया जी कह रहे थे ना कि यहाँ समझते हैं जितनी बातें सुनते हैं अभी समझे भी नहीं है, ध्यान गया है ना, जाकर पत्नी को बताना शुरू कर देते बच्चों को बताना शुरू कर देता है, तो पत्नी ने समझा तो पति को बताना शुरू कर देते। ये लोग शिक्षा का काम तुरंत शुरू हो जाता है। वो इरिटेट भी हो सकती है, वो कह सकती है 8 दिन में मेरे लिए यही लेके आए आप। ऐसा तो हो सकता है। तो हाँ वो तो होता ही है, वो तो होता ही है, उसके साथ और कुछ लिए जाइएगा। वो ऐसा ही होता है जो है, आप बिना समझे और आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है, आप समझाना शुरू कर देते हैं, वो तो एंटी इफेक्ट होता ही उसका। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि पहला सावधानी ये है कि समझाना शुरू न करें। ये सावधानी के बाद भी आप करेंगे आप फोन पे शुरू हो जाते हैं। सेकेंड वर्कशॉप की बात है, मेरठ से आए थे, नाम क्या इसका, मेरठ की किसी कॉलेज से थी। उन्होंने अपने मूल्यांकन में बताया कि मेरे पूरे मतलब व्यवहार में इतना परिवर्तन हुआ है कि मेरी बात करने की सारी टोन बदल गई। अभी मैं मतलब कोई भी बात करती हूँ तो मैं बहुत जिम्मेदारी से करती हूँ और रिएक्शन काफी कम हो गया है। तो अभी घर में 2 दिन पहले बात हो रही थी मम्मी से, तो मतलब इसमें बात हुई तो उनको उन्होंने कहा कि लगता है तुम बहुत जिम्मेदार हो रही है ना,
अब तुम्हारी शादी करने का समय आ गया है। अब आप सोचिए, वो फोन पे ही आप जो है तो ये काम तो शुरू आप कर देते हैं, लेकिन काफी सावधानी से करने की जरूरत है ना। इस पर ज्यादा काम किया जाए, इस पर जितना काम होता जाएगा उतना ये काम शुरू होगा और प्रभावशील होगा, अन्यथा काफी गड़बड़ भी हो सकती है। वो बीच में वो आए थे, ओमेर सिंह नाम है उनका, यहाँ पर राग दिल्ली में काम करते हैं, उनकी पत्नी भी आई थी उससे भी, तो उनके साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने शिविर किया और बस शाम को जाते थे, पत्नी के उसमें डंप करने लगे पत्नी को, तो वो काफी रिएक्टिव हो गए। उन्होंने कहा भाई हमको नहीं सुनना है ना, तुम जो है हर बार कुछ नया कुछ लेके आ जाते साल 1.5 साल में, फिर तुमने नया आइडिया लिया है कि हमको नहीं सुनना है। तो काफी परेशान रहे, कई बार सुनाने की कोशिश की, वो एकदम रिएक्शन। फिर उसने अपनी छोटी बच्ची को लाया, वो चले वो 9-10 साल की थी, उसने शिविर किया, उसको बात ठीक लगी। फिर उनका लड़का 10th के आस में था, उसमें बीटेक में उसका एडमिशन हो गया गाजियाबाद में आरकेजी में। तो जब एडमिशन हो गया उसके बाद उसने कहा कि ठीक है मैं फ्री हो गया हूँ, शिविर कर सकता हूँ। उन्होंने किया, जब उसने किया तो फिर बच्ची ने और दोनों ने, बच्चे ने मिलकर उसको कन्विंस किया मुझको, इन्हें ये बहुत काम की चीज है, अब आप कर लीजिए। तो 1.5 साल बाद उन्होंने शिविर अपने शिविर में बताया कि इन्होंने जब मुझसे कहा था पहली बार, मुझे तो बड़ा रिएक्शन हुआ और मुझे लगा कि हर साल 1.5 साल में कोई ना कोई नया सगोफा ले आते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, साल 1.5 साल वेट करते हैं, है ना, अगर इसके कुछ व्यवहार में चेंज होता है तब, और साल 1.5 साल तक ये इसमें टिके रहते हैं। साल 1.5 साल टिके रहे, तब हमने मन बनाया कि हम भी कर लें। अब उन्होंने कर लिया है, अब तो परिवार के 4 लोग इस काम में लगे। तो ये काम है लोक शिक्षा का। एक बार ये होने लगे, है ना, ऐसे अभिभावक तैयार होने लगे जो अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, ऐसे शिक्षा शास्त्री तैयार होने लगे जो इस शिक्षा को देना आवश्यक है, ऐसा महसूस करने लगे, और ऐसा शिक्षक तैयार होने लगे जो शिक्षा दे सकते हैं, तो शिक्षा संस्कार का। तो विधिवत हर बच्चे तक, है ना, शिक्षा पहुंच जाए, और इसीलिए मैंने लिखा वो घर से शुरू होता है, फिर स्कूल में, फिर कॉलेज में, ये सभी जगह बच्चे के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये शिक्षा संस्कार उपलब्ध हो जाए, ये दूसरा काम है। हम लोग के लिए तो काफी सौभाग्य है ना, कि इसको करने के लिए इसको करना है ना, तो अवसर तो बिल्कुल उपलब्ध है ना। शिक्षा संस्कार का ही काम करना है, शिक्षा संस्कार का काम को करने के लिए लोग शिक्षा का काम करते हैं। तो ये दूसरे स्टेप पर तो हम पहुंच ही गए हैं, है ना, लेकिन उसको ठीक से करने के लिए ये वाला काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए शिक्षक को अपनी, है ना, अपने में काम करना, अपने पर काम करना, है ना, वो काफी फंडामेंटल बात है। जितना इसको हम अपने में करते हैं उतना हमको तृप्ति मिलती है, जितना हम इसको करते हैं उतना अपने परिवार में जीना, है ना, और सहज हो जाता है, सुखद हो जाता है। जितना हम इसको करते हैं उतना हमारा अपने कलीग के साथ, कॉलेज में, है ना, स्टूडेंट्स के साथ जीना सहज हो जाता है, सुखद हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपने को अपने पे ही काम करना, अपने संबंध के साथ काम करना, परिवार में कलीग्स के साथ, ये सब काम अपने में करना है। कार्य वाला जो भाग है, सदुपयोग का जो काम है, संरक्षण का जो काम है, संवर्धन का जो काम है, ये सबको हमको करना है। इसको जितना हम कर पाएंगे उतना आधिकारिक रूप से शिक्षा संस्कार वाले काम कर पाएंगे। और मैं इसको सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से हर व्यक्ति अभी, है ना, 100 टाइम तो मल्टीप्लाई होने वाला है स्कूल आपके कॉलेज में, है ना, 100, 200, 300
स्टूडेंट्स को ही अभी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रीमियरली स्टेज पर था, उसके बाद भी है ना, और हम लोग का ऐसा अनुमान था कि 50 कॉलेज शुरू किए होंगे, क्योंकि हम लोग को ये बार बार सूचना आ रही थी कि लोग बहुत सीरियस नहीं है, कमेंट नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूपीट्यूब का जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग का आया तो ये था कि 10,000 लोग एग्जाम दिए हैं, 10,000 कॉपियां होगी, उसके हिसाब से इवैल्यूएशन का काम हम लोगों ने प्लान किया। जब तक वो कॉपी आए तो 16,000 कॉपियां, ठीक है, उसके बाद फिर 10,000 कॉपी आ गए, तो टोटल 22,000 लोग लड़कों ने इस कोर्स का एग्जाम दिया। एक फाइनल ईयर में एक और ओपन इलेक्टिव का कोर्स के नाम से, उसको करीब 3,000 लड़कों ने दिया, टोटल करीब 26,000 लड़कों ने। वही फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट टाइम ऑफर किया गया ये जो कोर्स है ह्यूमन मैनेजमेंट प्रोफेशनल का, इट हैज बीन ऑफर्ड इन द फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट टाइम। The decision was taken in 2009, okay, and it was started from July session. उसमें ही 22,000 लड़कों ने लिया, 100 से ज्यादा कॉलेज ने ऑफर किया, है ना। इस बार मेरा अनुमान ये है कि करीब करीब 40,000 लड़के इस कोर्स को करेंगे। वो जो 100 ऑफर किए हैं वो तो करेंगे ही। वहाँ पर तो हर कॉलेज में सर सेशन लेट शुरू हुआ था, इस वजह से जो था सितंबर में इन्फॉर्मेशन चार हमारे कॉलेज सितंबर और अक्टूबर में दिया था, हम लास्ट अब इस बार देंगे। हाँ, रेमेडियल इंग्लिश के ना होने से सेमेस्टर में हम करेंगे। इसलिए भी नहीं है, पहला सेमेस्टर है या दूसरा सेमेस्टर है, ये सब्जेक्ट और एक कोर्सेज को करके निकाल दो, क्योंकि आगे वाले सेमेस्टर्स में और ज्यादा बर्डन बढ़ते जाएगा। ये पहले और जिस पर्पस मोर ऑफ हाँ, लेकिन मेरा अपना अनुमान यह है, देखिए टोटल जो है पर ईयर करीब 1 लाख लड़के हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर में लोग ऑफर करेंगे, तो एवरेज 40-50 हजार लड़के हर सेमेस्टर करेंगे। तो अभी जैसे ये बता रहे 900 तो मैं कह रहा हूँ 100 टाइम से मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है ना। एवरेज अगर लेंगे उससे कम तो कहीं होगा नहीं। जो MBA के कॉलेज है उसमें 60 लड़के, उतना ही सबसे छोटा साइज ये, अगर एक बैच है जनरली वो भी एक बैच नहीं रखते, 2 बैच रखते हैं। तो अगले सेशन से ठीक है, तो एवरेज जो है 550 कॉलेज है ना, 1 लाख लड़के हैं, दैट मीन एवरेज 200 का साइज पर सेमेस्टर 100, ऐसा मैं अपना अनुमान रख रहा हूँ। तो इतना आप मल्टीप्लाई होने वाले। अभी यहाँ तक पहुँचने में काफी मेहनत हुई है ना, 15-20 साल की मेहनत है, उसके साथ यहाँ तक अपन पहुँच गए, तो आपके लिए बहुत आसान काम है। जब ट्रिपल IIT में इंट्रोड्यूस किया था, IIT दिल्ली में पहले इंट्रोड्यूस किया था, IIT कानपुर में किया था, तो बहुत ही छोटे स्केल पर एक वर्कशॉप को कंडक्ट किया जा सके सेमेस्टर में रेगुलरली, ये डिसीजन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। ट्रिपल IIT ने एक कोर्स के रूप में ऑफर किया है ना, 4 साल उस पर काम किया। अभी आपके लिए तो बहुत आसान है, ये तो पहले से अवसर उपलब्ध है, इसके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, ये अवसर बनाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी, ये अवसर उपलब्ध है ना, अपने पर ही मेहनत करनी, अपने पर जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई हो। और जो उस दिन गीता धर्मपाल जी कह रही थी ना कि इतना बड़ा देश संसार का है ना, बड़े देशों में से आता है, उसका सबसे बड़ा राज्य है ना, उसका सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी 1 लाख लड़कों को आप हर साल अगर सही का ध्यान आकर्षण करा दें, इट कैन बी अ वेरी बिग प्रोसेस ऑफ चेंज, इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ चेंज। और देखिए इसमें अच्छी बात क्या है, बात इतनी सटीक है और इतनी ह्यूमन है ना, एक बार आदमी सुन लेता है, अपने को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो है ना। आप देखिए 7 दिन में अभी आपके साथ कितना क्या हो गया है ना, आपको लगने लगा कि ये काम तो करना ही लायक है, हमको तो करना ही है, ठीक है ना। जैसा हमको लगता है, आपको लगता है ना, वैसा हर बच्चे को लगने वाला है। तो इतनी
क्वालिटेटिव चेंज हो सकता है और इतना एक्सपोनेंशियल चेंज हो सकता है, क्योंकि थ्रेशोल्ड में आने में टाइम लगता है। समाज में जो परिवर्तन होता है ना, उसके थ्रेशोल्ड में आने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। एक बार थ्रेशोल्ड में आ जाए है ना, उसके बाद बहुत मेहनत नहीं लगाना पड़ता। जैसे अभी देखिए, पहले 3 दिन में 4 दिन में जितना मेहनत लगाना पड़ा, 1 दिन 4 दिन में नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन आप बार बार मुझे कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न नहीं है, वो अपने आप ही सॉल्व होते जाते हैं। अच्छा, 5वें दिन तो सर फीलिंग आने लगती है। तो अभी क्या है, अगर आप बच्चों के हिसाब से आप देखें, सर अभी आपको 16 वाला भी आप ज्वाइन करके और फिर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अगर आप बच्चों के साथ देखिए, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, फिर वो बच्चे खुद ही कम्युनिकेट करते हैं। अगली बार वो बच्चा जब आएगा वो इतनी तैयार मानसिकता से आएगा, है ना, जैसे आप ही लोग के साथ हमारे पास सब सीधी है ना, फर्स्ट वर्कशॉप का भी, सेकंड वर्कशॉप का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, है ना। फर्स्ट वर्कशॉप में अगर आप टीचर की मानसिकता देखिए, है ना, तो बिल्कुल प्रश्नों से भरे हैं, ये कोर्स पढ़ना चाहिए भी कि नहीं, पढ़ाना भी चाहिए कि नहीं, पढ़ाया भी जा सकता है कि नहीं, और ये चलेगा भी कि नहीं, है ना। इतने सारे प्रश्न उसी को लेकर ये जब वापस गए वर्कशॉप को करने के बाद, तो जो सूचना मिली होगी, दूसरे जो आए है ना, वो काफी तैयार मानसिकता से आए, तीसरे उससे ज्यादा तैयार मानसिकता से आए, आप लोग उससे भी ज्यादा तैयार मानसिकता से आए, है ना। एक पॉइंट की बात है कि आप पहले दिन से ही तैयार होकर आएंगे। ऐसा ही बच्चों के साथ भी होने वाला है। वो जो थ्रेशोल्ड जैसे पार होने लगता है ना, वैसे वैसे समाज में जो परिमार्जन होना है ना, उसका स्पीड तो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो अपने लिए तो बहुत आराम का काम है, ये दूसरी जगह पर पहुंच ही चुके हैं, उसी के लिए पहला वाला काम करें। तो पहला वाला काम ठीक से हो, उसके साथ दूसरा वाला काम तैयार ही है, अपने पास अवसर ही है उसके लिए, है ना, उसको ठीक से करें। ये होने लगेगा, फिर तीसरा वाला काम के लिए स्पेस बनता है। ये जो बात की थी ना, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की, उसके जो 5 आयाम है, उसके आधार पर ये मानवीय लक्ष्य को पूरा करने का काम है ना, उसके लिए काम शुरू होगा। और शुरू कहां से होगा? परिवार व्यवस्था से शुरू होगा, है ना। ये जो 5 आयाम की बात है ना, इसको परिवार में ही शुरू कर सकते हैं। शिक्षा संस्कार का काम परिवार में शुरू हो सकता है, नहीं? परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी तो बच्चे उपलब्ध हैं, ठीक है ना, उनके लिए शिक्षा संस्कार का काम शुरू हो सकता है। लोक शिक्षा का भी काम शुरू हो सकता है। अगर आप समझ के जाएंगे, घर में 10 लोग हैं, 4 से आपको ना समझ तो उपलब्धि है, बड़े वाले उनके साथ काम करिए, छोटे वाले उनके साथ काम करिए। शिक्षा संस्कार का काम परिवार में शुरू हो सकता है, ठीक है ना। स्वास्थ्य संयम का काम परिवार में शुरू हो सकता है, ठीक है। उत्पादन कार्य का काम परिवार में शुरू हो सकता है। उसमें देखिए, जब उत्पादन कार्य के ध्यान देते हैं तो जैसा कहा था, आवर्तनशील उत्पादन की बात, और उसमें सुरक्षा की जो बात की थी, उसमें 3 भाग है: सदुपयोग का, संरक्षण का, संवर्धन का। सदुपयोग को तो इमीडिएटली काम करना है, जो कुछ भी है परिवार में आपके पास, उसका सदुपयोग सुनिश्चित करना। आप जो कपड़े पहन रहे हैं, उसका सदुपयोग सुनिश्चित करना। आप सदुपयोग करते हैं, वो सीधा उत्पादन में उसका प्रभाव है कि नहीं। वो जो पहले दिन देखे थे ना, उसमें स्टोरी ऑफ स्टफ, आप वो जो इंडिस्क्रिमिनेटली कंज्यूम कर रहे हैं, उसका इफेक्ट तो प्रोडक्शन में है ही, नहीं। तो आवश्यकता तो पहचानेंगे, सदुपयोग से शुरू करेंगे, वो हर आदमी कर सकता है। उत्पादन कार्य में भागीदारी का पहला स्टेप है। फिर संरक्षण है ना, कपड़ा है ना, कहीं फट गया, उसको सिल सकते हैं, सिल के पहन सकते हैं, है ना। जब सिला हुआ कपड़ा फाड़ के पहन सकते हैं कपड़े को तो सिल के पहन सकते। तो उत्पादन का फिर उत्पादन भी कर ही सकते हैं।
अभी क्या किया हम उत्पादन को भी इतना संकीर्ण होकर देखते हैं। फैक्ट्री में जो उत्पादन होता है उसको उत्पादन मानते हैं। घर में खाना बना रहे हैं वो उत्पादन नहीं। तो कर ही रहे है ना। आप नहीं करते कल को वही इंडस्ट्री में बदल जाता है, ठीक है ना। वो हैदराबाद में मैं गया, वहां पर जो है मॉल में या इस तरह के शॉप में वो रोटी जो है प्लास्टिक में रखी हुई मिलती है। कब बनी होगी पता नहीं। इसको डेवलपमेंट मानते हैं। यूपी में सामान्यतः ये मानते हैं कि रोटी जो है तवे से थाली में आनी चाहिए। बीच में अगर कहीं रह गई तो ये लो स्टैंडर्ड है। वहां तो दुकान में रखी हुई है। कुलचा हैं? रोटी रोटी प्लास्टिक और ऐसे ही है। आप इसको स्टैंडर्ड मानते हैं। एक पिज्जा होता है ना, पिज्जा ब्रेड वो पिज्जा का नीचे वाला जो है वो 3 महीना पहले का बना होता है। हाँ। सर सब्जी भी ऐसी आ रही है कि उनको मतलब आप गर्म पानी में डालिए और रेडीमेड मतलब प्रोडक्ट्स है। पेस्टिसाइड का इन्वॉल्वमेंट है तो ताकि कीड़े न लगे उसमें। हाँ, वो तो अलग एक डायमेंशन है ही कि अगर आपको प्रिजर्व करना है जो सहज रूप से प्रिजर्व नहीं होता, ठीक है ना, वो जड़ वस्तु परिवर्तनशील है। वो रोटी परिवर्तित होगा, आप उसको परिवर्तित होने नहीं देना चाहते हैं, उसमें आप है ना ये भी प्लेइंग विद द नेचर है। प्रिजर्वेटिव लगाएंगे। वो प्रिजर्वेटिव क्या करेगा, वो एंटीबायोटिक है। वो जितने भी बायो प्रोसेस है, बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस है, उसको किल करता है वो। तो वो बाहर किल किया, फिर आपके पेट में गया, अंदर भी किल किया। आपका जो बायोटिक प्रोसेस है रसोई टेबल पे रात भर में सब्जी ताजी हो जाती है सुबह तक। वही तो। अब आप बहुत सारा कुछ करने लगते हैं फिर उसके साथ, लेकिन आप इसको प्रोडक्शन नहीं मानते। आप प्रोडक्शन का मतलब मानते हैं जो कि सामान बाजार में जाके बिके, है ना, उसको प्रोडक्शन मानते हैं। ये जो हो रहा है ये प्रोडक्शन ही है। जो उपयोगिता मूल्य स्थापित कर रहे हैं, है ना, वो प्रोडक्शन है। उत्पादन जो है ना, उपयोगिता मूल्य जो स्थापित कर रहे हैं वो प्रोडक्शन है। घर में खाना तो बन ही रहा है ना, उत्पादन तो हो ही रहा है, ठीक है ना। अभी ध्यान देना शुरू करेंगे तो 10 चीजें और उत्पादन करने का आवश्यक है, ठीक है ना। और अभी जो मैं कह रहा था कि भारत में औसत 4 एकड़ जमीन उपलब्ध है 10 लोगों के परिवार के लिए। 2 एकड़ जमीन में 4 लोग अगर 4 घंटे मेहनत करें तो इस 10 लोगों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है, ठीक है ना। अभी क्या हालत है, घर में 4 घंटे से कम मेहनत कर रहे हैं क्या? 10 में से 4 लोग 4 घंटा, इससे अधिक मेहनत कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं? अधिक कर रहे हैं। 4 घंटा तो आपका धक्का खाने में निकल जाता है। 2 घंटे आप ऑफिस पहुंचने में, 2 घंटा वापस लौटने में। सर इसी तरह का स्टडी पावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी पे भी है क्या? मतलब इज देयर मोर इलेक्ट्रिसिटी देन रिक्वायर्ड इन इंडिया? नहीं, देखिए वो तो नहीं है। इशू यह है कि उसको जितने हम इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से यूज कर रहे हैं वो करना है कि नहीं, इस पर बात होनी जरूरी है, ठीक है ना। फ्यूएल जन की बात करें, फ्यूएल की अवेलेबिलिटी की बात करें, ठीक है ना। ये जो 2 एकड़ जमीन है इस पर अगर आप ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 एकड़ में पूरी जमीन में नहीं, कॉर्नर में अगर आप करें, इतने ट्रीज हो जाते हैं कि 5 साल बाद जब आप उसकी प्रूनिंग करेंगे, देखिए बहुत सारे ट्रीज ऐसी हैं जो प्रूनिंग कर सकते हैं, तो प्रूनिंग करने से बढ़ता है वो, मतलब छटाई करते हैं तो बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे जिसकी छटाई नहीं कर सकते, बट मेजोरिटी ऑफ देम आर लाइक दैट, इसकी प्रूनिंग हो सकती है। हम लोगों ने 1 एकड़ में एक्सपेरिमेंट करके देखा। हमारे 1 एकड़ के संस्थान में आज से 8 साल पहले जितना पेड़ लगाए थे हम लोगों ने, अभी हम उसकी साल में 2 बार प्रूनिंग करते हैं। उससे जितनी लकड़ी निकलती है वो हमारे संस्थान के लकड़ी की जितनी भी आवश्यकता है कुकिंग की थ्रू आउट द ईयर, कुकिंग करने का और जाड़े में तापने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, पानी गर्म करने के लिए प्रयोग करते हैं, वो सब आवश्यकता पूरी होती है, उसके बाद भी लकड़ी बच जाती है। काफी मतलब there are 110 types of plants we have developed, है ना। उसमें करीब करीब
40 पेड़ ऐसे हैं जो बड़े हैं, नीम के हैं, शीशम के हैं, पॉपुलर के हैं, प्रूनिंग नहीं करते हैं रेगुलरली। तो एक की प्रूनिंग अगर प्रॉपरली आप करें तो 50 kg से 1 क्विंटल लकड़ी और उससे उसका ग्रोथ बढ़ता है, कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको कभी पूरा काटने की भी जरूरत नहीं है, प्रूनिंग कर लीजिए, ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसका लकड़ी ग्रोथ कर लीजिए। फ्यूल रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो तो 2 एकड़ जमीन में जितना आपको फ्यूल रिक्वायरमेंट है उसकी लकड़ी से पूरा हो सकता है। अगर आप गाय रखे हैं, है ना, गाय का जो गोबर है ना, उसको अगर आप कन्वर्ट कर लें गैस में, इसके बारे में बता देते ह्यूमन एक्सक्रीट है, उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे पता लगता है कि वो ये जो साइकिल है ना, ये चारों अवस्थाओं, अगर आप ये चारों अवस्थाओं को मेंटेन करें, बाहर से कोई इनपुट लाने की जरूरत नहीं, इसमें से किसी को रिप्लेस कर दीजिए, ठीक, उसका जो इनपुट है वो आपके लिए वेस्टेज हो गया, उसका आउटपुट जो है उसको आपको मार्केट चलाना पड़ेगा। जैसे अगर जमीन नहीं है आपके पास, ये जितना भी वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट निकला अब वो कचरा हो गया, कहाँ डालेंगे, उसके लिए आपको पूरा सर्कुलेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास जमीन है वो खाद बन जाएगा, वो इनपुट है उसका, जो पदार्थ होता है उसका इनपुट है, जो कुछ भी आपका खाने पीने से बचा है, ठीक है ना। उसमें भी 2 भाग है, एक ऐसा भाग है जो एनिमल खा सकते हैं, तो अगर आपके पास एनिमल ऑर्डर है, गाय है ना, आपका जो बचा उसमें से मेजर पार्ट तो वहां जाता है। फिर जो बिल्कुल ही वेस्ट हो गया, उसको खा नहीं सकते ये है ना, वो जमीन में जाता है। अब आपके पास गाय ही नहीं है, कुत्ते ही नहीं है, वो सब वेस्ट हो गया, जमीन नहीं है और वेस्ट हो गया। अब ये रिसाइकल का बड़ा काम है ना, आप घर घर से जो है डस्टबिन कलेक्ट करिए, गाड़ी में लोड करिए, है ना, उसको कहीं ले जाकर डंप करिए, जहाँ डंप करते वहां कचरा हो जाता है। अभी क्या है, ये तो वापस जाते ही गाय के पास जाता है, जितना बचता है ना, वो जमीन में जाता है, उसका खाद का गड्ढा बना हुआ है, उस खाद के गड्ढे में जाता है ना। 1 एकड़ जमीन से हम लोग सिर्फ प्लास्टिक बाहर फेंकते हैं, उसको फेंकते नहीं, उसको हम एक बोले में भरते हैं, प्लास्टिक जमा करने वाला जो उसके यहाँ पहुंचा देते हैं। जैसे आप हटाए इसको कर, है ना, मिट्टी नहीं है तो मिट्टी में जो इनपुट जाना था वो कचरा हो गया, मिट्टी से जो आना था, सब्जी आनी थी, अनाज आना था, अब वो बाजार से लाना पड़ेगा आपको। ये चारों का जो है, ये जो सर्कुलर है, साइकिल है, आवर्तन से साइकिल, उसमें से किसी को भी हटाएंगे आप इतनी समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसको भर नहीं सकते, ठीक है। अभी जो हमारा नोशन है ना, उसको अगर रिफ्लेक्ट करेंगे वापस जाकर, ठीक है ना, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो सोच है ना, उसमें हम क्या सोचते हैं, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए पाँव में, हाथ में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। हम पहले दिन से बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, मिट्टी लगा लिया, ठीक है ना, उसको तुरंत जूता मोजा पहना देते हैं, वो बेचारा अपने को संभालने परेशानी हो रही है, उसका हमेशा जूता मोजा पहना के, है ना। अब क्या कर रहे हैं, पदार्थ अवस्था को टच ना करें, इसकी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। प्राण अवस्था का पता नहीं है, जीव अवस्था को तो आप शहर से ही बाहर निकालने में लगे, ठीक है ना। दूध पियेंगे, डेयरी नहीं रखेंगे शहर में, निर्मा से बनाया जाएगा, निर्मा से बनाया जाएगा, तो निर्मा से बनेगा ही। आप क्या किए, आपने शहर में लाइफ स्टाइल अगर आप देखें, जिसको आप डेवलप लाइफ स्टाइल मानते हैं, पदार्थ अवस्था को हटा दिया, मिट्टी कहीं नहीं, कहीं आप कचरा नहीं लाते, प्राण अवस्था को हटा दिए, जीव अवस्था को हटा दिए, आप अकेले बचे। अब क्या हो गया, हर चीज कचरा है, जो कुछ आपसे निकला वो कचरा है, उसको डिस्पोज ऑफ करना इतना बड़ा काम है। जो कुछ लेना है इनपुट बाहर से लेना है। हमारे यहाँ कानपुर में खूब बाहर से गाड़ियां आती है, शहर गांव से लोकल ट्रेन आती हैं, कभी आप उसमें चढ़ के देखिए, जब वो गांव से आ रही है तब और शहर से जा रही है तब,
गांव से आ रही तो भरी हुई है, दूध सब्जी सब है ना। बाहर जा रही तो तुम खाली है, उसमें दिखेगा तो टेलीविजन ही दिखेगा बस। चलो कुछ नहीं देने के लिए आपके पास शहर से। और क्या है आप देखिए अभी क्या अभी शहर को अगर मॉडल बनाए ना, आप लोग बहुत मॉडलिंग करते हैं। ये जो आपका सिटी है, इसमें इनपुट क्या हो रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, इसको देखिए। इससे इनएफिशिएंट ब्लॉक ढूंढना मुश्किल है। ये जो ब्लॉक है आपका है ना, इसको ढूंढना मुश्किल है। तो तीसरा काम है उत्पादन कार्य का, है ना, वो घर से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, कुछ तो हो ही रहा है, खाना बना ही रहे, उसमें भी सदुपयोग से शुरू हो सकता है, फिर संरक्षण का काम, फिर संवर्धन का काम, ये हो सकता है। और ध्यान जाने की जरूरत है। देखिए हम इतने अभावग्रस्त नहीं है जितना भी हम अपने को, अभी अंजलि जी कह रही थी कि अब ध्यान जाना शुरू होता है ना, कि इनका एंसेस्टर कुछ है ना जमीन है गाजियाबाद के पास, अभी तक उसको बेच के है ना 5 एकड़ जमीन बेचेंगे और 100 गज का एक प्लॉट नोएडा में खरीद लेंगे। डेवलपमेंट मानते थे, अब उनको ध्यान आने लगा कि उसका कुछ सदुपयोग होना चाहिए। अंजलि जी का ये तो यही करते, अभी तो यही करते, तो वहां बेच देते, इसकी जगह 100 गज का या 200 गज का, 500 गज का, इतना इसी ऑर्डर का होता है ना नोएडा में। उसको डेवलपमेंट मानते हैं। अब लग रहा है कि से राजा प्रोजेक्ट में एक्सपेरिमेंट किया था। तो अभी रिसोर्सेस हैं, ध्यान जाएगा तो उस काम को आप करना शुरू कर सकते हैं। परिवार व्यवस्था में शुरू कर सकते हैं, शिक्षा संस्कार का, स्वास्थ्य संयम का, उत्पादन कार्य करते हैं, फिर न्याय सुरक्षा का। परिवार में तो संबंध तो लोग जी रहे हैं कि नहीं, जीना ही है, उसको न्याय को परिवार व्यवस्था में सुनिश्चित करें। मनुष्य के अलावा जो प्रकृति है उसके साथ भी आप जी रहे हैं, सुरक्षा को सुनिश्चित करें। फिर अपनी आवश्यकता से अधिक जो हो रहा है ना, जो नहीं हो रहा है उसके लिए विनिमय को उसको सुनिश्चित करें, परस्पर पूरकता करें। तो सारा काम परिवार व्यवस्था से शुरू हो सकता है। जितना आप करते जाते हैं, योग्यता विकसित होती जाती है, उतना आप फैल कर सकते हैं। और जाना कहाँ चाहते हैं, विश्व परिवार व्यवस्था तक जाना। और ये बहुत डिस्टेंट बात नहीं है ना, जो मैंने कहा कि अगर एक व्यक्ति खुद समझदार और जिम्मेदार होता है 10 साल में, अगले 10 साल में 10 लोगों को समझदार जिम्मेदार बनाता है। परिवार में नहीं करने लगेगा 10 साल 20 साल 20 साल में, 20 साल में अगर ये काम हो गया, ठीक है, तो समझदार होना, परिवार के 10 लोगों को समझदार जिम्मेदार बनाना, तो 100 साल में विश्व परिवार व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सारा काम शुरू हो जाएगा, है ना। 100 करोड़ बचे जाएंगे, अभी वो आगे जो बढ़ेंगे इस 100 साल में, उनका भी इंतजाम। तो ये बहुत डिस्टेंट काम नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन काम है, वो काम ठीक से करना शुरू करें तो बहुत सहज काम है, सुखद है, बहुत आराम से कर सकते हैं, सुखपूर्वक कर सकते हैं, सहज है, सुखद है, सुंदर है, समाधानपूर्ण है, नहीं करने का काम। तो व्यक्ति के स्तर पर इतना करने का काम, समाज के स्तर पर इतना, और ये सब हमारी सीमा में, हमारे करने की क्षमता के अंदर है। उसके लिए योग्यता पर विकसित करनी है। जितनी योग्यता विकसित होती जाती है, करते जाते हैं, अधिक के लिए योग्यता विकसित करते जाते हैं, और थ्रेशोल्ड आने तक ही आपको ज्यादा श्रम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। थ्रेशोल्ड आ गया तो कोई बात ही नहीं होगा, अपने ढंग से चलना शुरू। जैसे कंपोजिट पेट होती है, ये क्या कम है या बड़ी देखिए अभी वही जो गौर साहब कह रहे थे, टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया। अभी जैसे उन्होंने बैल पंप के बारे में बताया, जो बैल पंप पे काम हुआ है, अगर फंडामेंटली देखें तो उसमें 2 चीजें प्रयोग की गई। एक तो गियर बॉक्स प्रयोग किया गया है, एक
एक पंप होता है उसको कहते हैं स्क्रू पंप। अभी भी इंडस्ट्री में वो फ्लूइड अपलिफ्ट करने के लिए काम है। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसके स्पीड ज़्यादा चाहिए, 850 आरपीएम से ऊपर होगा तो काम करता है, उससे कम नहीं करता है। ये जो पंप है ये 1 आरपीएम में भी काम करता है, 2 आरपीएम में भी काम करता है। उसमें बहुत हैवी फ्लूइड है ना, उसको लिफ्ट करने के लिए काम में आता है। आपने देखा होगा बड़े जो होते हैं ना, वो बर्मा कहते हैं उसको, गोल चलाते हैं ना, ऐसे स्क्रू होता है वो, उसको जब वो लकड़ी में चलाते हैं तो लकड़ी निकलकर बाहर आ जाती है। सिंपल बात है, इसमें क्या हो सकता है। अगर आप पानी में चलाएं तो पानी ऊपर आ जाता है, किसी भी लिक्विड में चलाएंगे लिक्विड ऊपर आ जाता है। ये स्क्रू पंप का मतलब, ठीक है। कितने भी आरपीएम में चलाइए, बड़ी चलाता ही है ना, हाथ से भी चला रहा है फिर चलता है वो, इसलिए वो किसी के आरपीएम में काम करता है, ठीक है। बैल जो है वो 2 आरपीएम में घूमते हैं, सामान्य रूप से बैल चले तो 2 आरपीएम में। उसको अगर आप 900 आरपीएम में ले जाना, स्लिप भी होगा है ना, तो 900 1000 आरपीएम में ले जाना पड़ता है अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज कर रहे हैं तो 500 रेशियो का गियर बॉक्स चाहिए। ऐसा बनाएंगे तो बहुत लॉस होता है, एनर्जी लॉस और पावर है लॉस बहुत होता है। तो उसकी जगह स्क्रू पंप यूज किया, ठीक है ना। स्क्रू पंप को 350 आरपीएम के आसपास में उसको चला, तो 200 का रेशियो का गियर बॉक्स अगर यूज करें तो उससे काम करें। तो 2 आरपीएम है, 200 रेशियो का गियर बॉक्स यूज कीजिए, 400 आरपीएम में स्लिप मान लीजिए थोड़ा बहुत है ना, तो 350 आरपीएम में चलता है। हम लोग यहाँ पर जो चलाते हैं 7-8 किलोमीटर दूर, अभी हम लोग कैसे देखते हैं परिवार में मिलकर लिया करें 40 से करते हैं। उस पर 3 पंप है, 40 फीट पे पानी तो है 15 फीट पे, लेकिन 40 फीट से बोरिंग करके निकालते हैं पानी, 20 से 25 हजार लीटर पानी 1 घंटे में। अभी जो आप 5 हॉर्स पावर का, 5 से 7.5 हॉर्स पावर का जो पंप यूज करेंगे, इंजन यूज करेंगे, उससे इतना पानी 5 से 7.5 हॉर्स पावर का अगर डीजल इंजन चलाएंगे आप तो करीब 1.25 लीटर डीजल है। बैल को अगर ठीक से आप स्वस्थ रखेंगे ना तो 6 घंटा उसको चलता है, तो रोज करीब 7.5 लीटर डीजल के इक्विवेलेंट वो काम कर सकता है। ये जो बैल है इतने से आप आराम से 5 एकड़ जमीन में है ना सिंचाई कर सकते हैं। इस 5 एकड़ जमीन का जो भी निकलता है ना ऑर्गेनिक, उससे आपको दोनों बैल पर कुछ भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसा कल मैं बता रहा था कि 1 एकड़ जमीन में 20 क्विंटल गेहूं होता है और 20 क्विंटल भूसा भी होता है। 2 एकड़ जमीन में भी आप ज्यादा से 40 क्विंटल भूसा होता है। ये सब कैलकुलेशन तो पता होना चाहिए। अगर एक बैल को अगर देखेंगे तो 10 से 15 क्विंटल भूसा चाहिए, 10 से 15 केजी भूसा चाहिए, 10 केजी। पंप के कमर्शियल प्रोडक्शन की क्या स्टेटस है अभी? तो उसको कमर्शियली भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, करीब 100 पंप के आसपास तो प्रोडक्शन लागत हुआ है। लागत करीब 50,000 रुपये आती है, 50 से 60,000। पंप तो वेल एस्टेब्लिश्ड है, रोटो पंप जो है इंडस्ट्री में वेल एस्टेब्लिश्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिए, इसको अभी तक हम लोगों ने महाराष्ट्र में 160 तक ट्राई किया है। हमारे यहाँ नॉर्मल जो है 60 फीट पे वाटर लेवल, हाँ वही कह रहा हूँ, 160 फीट पर पंप लगाया है गोदाम में, वो तो काम करता है, इतना तक टेस्टेड। बहुत ज्यादा हाइट में लगती है तो उसका डिलीवरी कम होता है, वो तो नॉर्मल किसी भी पंप में सही होता है ना, बट ये काम करता है। और जैसा उन्होंने इंगित किया था, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, इसलिए हाइट के कारण बहुत प्रॉब्लम नहीं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्रॉब्लम है। 160 फीट तक वो भी काम करेगा।
ठीक है, तो इतना बात ठीक है, ये समझ में आता है आपको? आपके करने का काम है, व्यक्ति के लेवल पर ये काम होना है, समाज के लेवल पर ये काम, दोनों काम हमारे दिमाग के अंदर है। तो ठीक है, इतनी बात आपसे शेयर करनी थी। तो जो समझने का काम था उस पर बात हुई है। समझने के आधार पर आगे जो आपके व्यक्तिगत रूप से करने का काम है वो, और समाज में करने का जो काम है वो, ये दोनों मैंने इंगित किया है। और कई लोग कहते हैं कि हमारा बड़ा उत्साह है, भागीदारी करना चाहते हैं, तो ये भागीदारी मैं कहता हूँ कि अर्थ बराबर मन तन धन है, ये लिखा था। तो अगर भागीदारी करनी है तो कहाँ से शुरू करेंगे? है ना? तो अभी मन पे काम किए, आपका मन ठीक हो जाए तो तन का और धन का सदुपयोग आप करने लगेंगे, है ना? वैसा जब करने लगेंगे तो इसको करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे देखे ये तो परिवार जैसा बन जाता है। ये 7-8 दिन की जो उपलब्धि मैं मानता हूँ ये सार्थक करने वाले लोगों का जो परिवार वो बड़ा होता है, तो अच्छी बात। In this entire process, you have done incredible job. यही काम है ना, अब इसके अलावा करेंगे क्या, है ना? देखिए, इसमें जो बहुत अच्छी बात यह है, ये जो भी करते हैं वो सहजता है ना? वो मैंने इसलिए कहा था इनक्रेडिबल नहीं है, क्रेडिबल सार्थक है ना? अपने ऊपर काम करना ये सार्थक है, समाज के स्तर पर इस काम को करना ये सार्थक है। ऐसा हर व्यक्ति करना ही चाहता है, विश्व परिवार व्यवस्था तक फैल के जीना चाहता है, वही प्रेम है। तो वो सहजता है, हमारी आपकी सबकी सहजता है। ठीक है, तो मैं उपलब्धि ये मानता हूँ कि ये जो सार्थक करने वाले लोगों का परिवार है इसके साइज बड़ा है। तो मेरा जो आकलन है वो ये, मेरे लिए तो काफी प्रक्रिया से चल रही है। आप बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा लगा? उसमें बहुत डिस्टिंक्टली ये दिखाई पड़ता है कि जिन कॉलेज में टीचर ने ये वर्कशॉप किया है, बुक को ठीक से पढ़ा है ना, जिम्मेदारी पूर्वक है ना पढ़ाया है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बच्चों को ये बात ठीक से कही है ना, तो बिल्कुल कैटेगराइज कर सकते हैं आंसर जिसको देखें। जिन लोगों ने नहीं वर्कशॉप से किया है या किताब तक नहीं पहुंची है या उन्होंने नहीं पढ़ा है, कुछ और किताब से पढ़ाया है, वो कंफ्यूजन जैसा अदरवाइज प्रिवेल करता है वैसे उसको प्रिवेल करता जैसा हम सोचते हैं वैसे ही है। तो बहुत डिस्टिंक्ट है, बच्चे को तो काफी पकड़ में आते है ना। ये जो 40 लोग यहाँ पर आए थे उसमें से करीब 20 लोगों का हम लोगों ने एक फीडबैक रिकॉर्डिंग किया, वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, कि जिन लोगों ने पढ़ाया है उनका क्या रिस्पॉन्स है, वो उपलब्ध है। आप चाहेंगे तो उसको भी हम लोग मेल कर देंगे आपको, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि बच्चे तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उनके एटीट्यूड में तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। बच्चे के लिखने पढ़ने वाला भाग एक है, लेकिन उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर